लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात पहर भर से ज्यादा जा चुकी है। आज की रात मामूली से ज्यादा अंधेरी मालूम होती है, क्योंकि आबोताब से चमक लेकर पांचों सवारों में गिनती करने वाले तारों की थोड़ी रोशनी को दिन भर तेजी के साथ चले हुए हवा के झपेटों की सहायता से ऊपर की तरफ उठे हुए गर्द गुबार ने अपना गंदला शामियाना खींचकर जमीन तक आने से रोक रखा है। दिन भर के कामकाज से थके और आंधी के झोंकों तथा गर्द गुबार से दुखी आदमी इस समय सड़कों पर घूमना पसंद न करके अपने अपने झोपड़ों, मकानों और महलों में आराम कर रहे हैं। इसलिए काशीपुरी के बाहरी प्रांत की सड़कों पर कुछ विचित्र सा सन्नाटा छाया हुआ है। केवल एक आदमी शहर की हद पर बहने वाली बरना नदी पार करके त्रिलोचन महादेव की तरफ तेजी के साथ बढ़ा चला जाता है, और उसे टोकने या देखने वाला कोई भी नहीं। ये आदमी आधी रात के पहले ही मनोरमा के मकान के पास जा पहुंचा, जिसमें इस समय केवल नागर रहती थी। यहां पहुंच वो सीधे फाटक की तरफ चला गया। देखा कि फाटक बंद है, मगर उसकी छोटी खिड़की अभी तक खुली हुई है, और उस राह से झांक कर देखने से मालूम होता है कि भीतर की तरफ दो आदमी टहल टहल कर पहरा दे रहे हैं। वो आदमी बेधड़क छोटी खिड़की की राह से भीतर घुस गया और दोनों पहरा देने वालों से बिना साहब सलामत किए या बिना कुछ कहे अपनी जेब टटोलने लगा। एक पहरे वाले ने ताज्जुब में आकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? इसके जवाब में आगंतुक ने एक चिट्ठी उसके हाथ पर रखकर कहा, ये चिट्ठी बहुत जल्द उसके हाथ में दो जो इस मकान में सबका सरदार मौजूद हो। सिपाही, पहले तुम अपना नाम बताओ और ये कहो कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और इस चिट्ठी का क्या मतलब है? आगंतुक, तुम अपनी बातों का जवाब मुझसे नहीं पा सकते और न इस चिट्ठी के पहुंचाने में विलंब कर सकते हो। ताज्जुब नहीं कि तुम सफाई के साथ ये कहो कि मकान मालिक इस समय आराम के साथ खर्राटे ले रहा है और हम उसे जगा नहीं सकते, मगर याद रखो कि ये समय बड़ा ही नाजुक बीत रहा है और एक पल भी व्यर्थ जाने देने लायक नहीं है। अगर तुम मुझसे कुछ पूछताछ करोगे तो मैं बिना कुछ जवाब दिए यहां से चला जाऊंगा, और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवेरा होने के पहले इस मकान में रहने वाले जितने हैं सब के सब यमलोक को सिधार जाएंगे और सब कसूर तुम्हारा ही समझा जाएगा। खैर, मुझे इन बातों से क्या मतलब, लो मैं जाता हूं। सिपाही, सुनो सुनो, लौटे क्यों जाते हो? मैं ये चिट्ठी अभी अपने मालिक के पास पहुंचा देता हूं, मगर ये तो बताओ कि ऐसी कौन सी आफत आने वाली है और उसका क्या सबब है? आगंतुक, मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा। तुमने पुनः पूछने में जितना समय नष्ट किया, समझ रखो कि उतने समय में दो आदमियों का बेड़ा पार हो गया। बस मैं फिर कहता हूं कि अभी चले जाओ। मैं जो कुछ कहता हूं तुम लोगों के भले ही के लिए कहता हूं। इस आए हुए आदमी की धमकी लिए हुए जल्दबाजी ने उस पहरे वाले को, बल्कि और सिपाहियों को भी जो उस समय वहां मौजूद थे और उसकी बातें सुन रहे थे, बदहवास कर दिया। फिर उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की न पड़ी। वो सिपाही जिसके हाथ में चिट्ठी दी गई थी, कुछ सोचता विचारता बाग के अंदर वाले मकान की तरफ रवाना हुआ और नजरों से गायब होकर आधे घंटे तक न आया। तब तक वो आदमी जो चिट्ठी देने आया था फाटक ही में एक किनारे चुपचाप खड़ा रहा। सिपाहियों ने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने किसी की बात का जवाब न दिया और सिर नीचा किए इस ढंग से जमीन को देखता रहा जैसे बड़े गौर और फिक्र में कुछ विचार कर रहा हो। आधे घंटे के बाद जब वो सिपाही लौट कर आया तो उसने आगंतुक से कहा, चलिए आपको नागर जी बुला रही हैं। आगंतुक ताज्जुब से, नागर जी? क्या इस समय इस मकान में वही मालिक के तौर पर हैं? मैं तो माया रानी से मिलने की आशा रखता था। सिपाही, इस समय नागर जी के सिवा यहां और मालिक लोग नहीं हैं। क्या तुम्हारी चिट्ठी इस लायक न थी कि नागर जी के हाथ में दी जाती? क्योंकि मैंने देखा कि चिट्ठी पढ़ने के साथ ही फिक्र और तरद्दुद ने उनकी सूरत बदल दी। आगंतुक, नहीं, कोई विशेष हानि नहीं है। खैर चलो मैं चलता हूं। वो आगंतुक सिपाही के साथ पीछे पीछे उस मकान की तरफ रवाना हुआ जो इस बाग के बीचों बीच में था, और क्यारियों के बीच बनी हुई बारीक सड़कों पर घूमता हुआ मकान की पिछली तरफ जा पहुंचा।
इस मकान के दोनों तरफ दो कोठरियां थीं। दाहिनी तरफ वाली कोठरी तो बंद थी, मगर बाईं तरफ वाली कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर चिराग जल रहा था। दोनों आदमी उस कोठरी के भीतर गए। वहां ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। उसी राह से दोनों ऊपर की छत पर चले गए और एक कमरे में पहुंचे जहां सिवाय सफेद फर्श के और कोई सामान जमीन पर न था। सामने की दीवार में दो जोड़ी दीवार गिरों की थी, जिनमें मोटी मोटी मोमबत्तियां जल रही थीं और उनकी रोशनी से इस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था। इस कमरे में बाईं तरफ एक कोठरी थी, जिसके दरवाजे पर लाल साटन का पर्दा पड़ा हुआ था। वो आदमी उसी पर्दे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, क्योंकि इस कमरे में सिवाय इन दो आदमियों के और कोई भी न था। इन दोनों आदमियों को बहुत देर तक वहां खड़े रहना पड़ा और इसी बीच में उस आदमी को जो चिट्ठी लाया था मालूम हो गया कि पर्दे के अंदर से किसी ने उसे अच्छी तरह देखा है। थोड़ी देर में पर्दे के अंदर से दो लौंडियां चुस्त और साफ पोशाक पहने, हाथ में नंगी तलवार लिए बाहर निकली और इसके बाद उसी तरह की बेशकीमती पोशाक पहने नागर भी पर्दे के बाहर आई। उसकी कमर में वही तिलिस्मी खंजर था और उंगली में उसके जोड़ की अंगूठी मौजूद थी। नागर ने उस आए हुए आदमी की तरफ देखकर कहा, तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझे ख्याल आता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मगर याद नहीं पड़ता कि कब और कहां। इस आदमी की उम्र लगभग 40 या 45 वर्ष की होगी। इसका कद लंबा और शरीर दुबला मगर गठीला, रंग गोरा, चेहरा खूबसूरत और रोबीला था। बड़ी बड़ी मूछें दोनों किनारों से ऐंठी और घूमी हुई थी। आंखें बड़ी और इस समय कुछ लाल थीं। पोशाक यद्यपि बेशकीमत न थी, मगर साफ और अच्छे ढंग की थी। चुस्त पायजामा घुटने के 4 अंगुल नीचे तक का, चपकन और उस पर से एक ढीला चौगा पहने और सिर पर भारी मुड़ासा बांधे हुए था। सरसरी निगाह से देखने पर वो कोई छोटा या बदरोब आदमी नहीं कहा जा सकता था। नागर की बात सुनकर वो आदमी कुछ मुस्कुराया और बोला, केवल इतना ही नहीं, आप अभी बहुत कुछ मुझसे पूछेंगी, मगर मैं किसी के सामने आपकी बातों का जवाब नहीं दिया चाहता, क्योंकि मैं एक नाजुक काम के लिए आया हूं। यदि किसी तरह का खौफ न हो तो, सिपाही और लौंडियों की तरफ इशारा करके, इनको हट जाने के लिए कहिए और फिर जो कुछ चाहे पूछिए, मैं साफ जवाब दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर नागर ने अपने तिलिस्मी खंजर की तरफ देखा, जो कमर से लटक रहा था, मानो उस खंजर पर उसे बहुत भरोसा है, और इसके बाद सिपाही तथा लौंडियों को वहां से हट जाने का इशारा करके बोली, नहीं नहीं, मुझे तुमसे खौफ खाने का कोई सबब मालूम नहीं होता। आदमी सिपाही और लौंडियों के हट जाने के बाद, हाँ, अब जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नागर, मैं फिर पूछती हूं कि तुम किसके भेजे हुए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं अवश्य देखा है। आदमी, मेरा नाम श्यामलाल है और तुमने मुझे उस समय देखा होगा जब तुम्हारा नाम मोतीजान था और तुम बाजार में कोठे के ऊपर बैठकर अपने कटाक्षों से सैकड़ों को घायल किया करती थी। रंडियों के लिए ये मामूली बात है कि जब विशेष दौलत हो जाती है तब वे उन दोस्तों को भूल जाती हैं जिनसे किसी जमाने में थोड़ी रकम पाई हो, चाहे वो उस समय कितना ही गाढ़ा मुलाकाती क्यों न रह चुका हो। मैं ये ताने के ढंग पर नहीं कहता, बल्कि इस उम्मीद पर कहता हूं कि पुरानी मुलाकात की याद कर मुझे माफ करोगी, क्योंकि इस समय तुम एक ऊंचे दर्जे पर हो। नागर नाक भौं से कोड़कर, जिससे मालूम होता था कि श्यामलाल की बातों से वो कुछ चिढ़ गई है। हाँ खैर, मैंने तुम्हें पहचाना। अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो? श्यामलाल मुस्कुराकर, बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे विदा करो और चुपचाप यहां से चले जाने दो। नागर, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं उस चिट्ठी का भेद जानना चाहती हूं जो मेरे सिपाही के हाथ तुमने भेजी है और जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि लक्ष्मी देवी के प्रकट हो जाने से अनर्थ हो गया। अब माया रानी और उसके पक्षपातियों को एकदम भागकर अपनी जान बचाना उचित है। चिट्ठी दिखाकर देखो, यही है ना? श्यामलाल, हाँ यही है, मगर इसमें यह भी लिखा है कि नहीं तो 12 घंटे के बाद फिर कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। नागर, हाँ ठीक है, ये भी लिखा है, मगर ये बताओ कि लक्ष्मी देवी कौन है और उसके प्रकट हो जाने से हमारा क्या नुकसान है? श्यामलाल ताज्जुब से नागर का मुंह देखकर, क्या तुम लक्ष्मी देवी वाला भेद नहीं जानती हो? क्या ये भेद माया रानी ने तुमसे छिपा रखा है?
खैर, अगर ये बात है तो मैं भी इस भेद को खोलना उचित नहीं समझता। अच्छा, ये तो बताओ, माया रानी कहाँ है? मैं उससे कुछ बात कहना चाहता हूं। नागर, क्या माया रानी तुम्हारे सामने हो सकती है? क्या तुम नहीं जानते कि उनका दर्जा कितना बड़ा है और उन्हें कोई गैर मर्द नहीं देख सकता? श्यामलाल, मैं सब कुछ जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वो मुझसे पर्दा न करेगी। नागर, शायद ऐसा ही हो, लेकिन इस समय वो किसी काम से गई है और यहां नहीं है। श्यामलाल, अगर ऐसा ही है तो मैं भी जाता हूं और तुमसे कहे जाता हूं कि जहां तक हो सके जल्द भागकर अपनी जान बचाओ। ये कहकर श्यामलाल पीछे की तरफ लौटा, मगर नागर ने उसे रोककर कहा, सुनो, तुम अभी कह चुके हो कि हमारे पुराने दोस्त हो, तो क्या तुम मुझ पर कृपा करके अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके लक्ष्मी देवी वाला भेद मुझे नहीं बता सकते? क्या तुम साफ साफ नहीं कह सकते कि हम लोगों पर क्या आफत आने वाली है? श्यामलाल, बेशक मैं तुम्हारी दोस्ती का इकरार कर चुका हूं और अब भी ये कहता हूं कि अभी तक तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मगर कुछ सोचकर, अच्छा लो, मैं एक चिट्ठी देता हूं, इसके पढ़ने से तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा। मगर कोठरी के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे की तरफ देखकर, मुझे शक है कि इस पर्दे के अंदर से कोई लौंडी छिप कर न देखती हो। नागर, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लो, मैं तुम्हारा शक दूर किए देती हूं। ये कहकर नागर ने आगे बढ़कर वो पर्दा किनारे कर दिया और कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया। श्यामलाल ने नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर कहा, देखो, मैं निश्चय करके आया था कि ये चिट्ठी सिवाय माया रानी के और किसी के हाथ में न दूंगा, क्योंकि उसे मैं दिल से चाहता हूं और उसी की खातिर इतना कष्ट उठाकर आया भी हूं। सच तो ये है कि वो भी मुझे जी जान से मानती और प्यार करती है। नागर, अफसोस और ताज्जुब की बात यह है कि तुम माया रानी की शान में ऐसी बात कह रहे हो। निसंदेह तुम झूठे और दगाबाज हो। माया रानी को क्या पड़ी है कि वो तुमसे मोहब्बत करे? क्या वो भी मेरी तरह से गंधर्व कुल को रौनक देने वाली है? श्यामलाल हंसकर और चिट्ठी वाला हाथ अपनी तरफ खींचकर जब तुम असल बातों को जानती ही नहीं हो तो मेरी बातें क्यों कर समझ सकती हो? तुम माया रानी की सखी कहलाने का दावा रखती हो, मगर मैं कहता हूं कि माया रानी तुम्हें एक लौंडी के बराबर भी नहीं समझती। यही सबब है कि उसने अपना असली हाल तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अफसोस, तुम्हें इतनी खबर भी नहीं है कि माया रानी मेरी सगी साली है। नागर चौंक कर, माया रानी तुम्हारी साली है? और लक्ष्मी देवी? श्यामलाल, लक्ष्मी देवी वो है जिसकी जगह माया रानी मेरी और दारोगा की मदद, मगर नहीं, उफ, मैं भूलता हूं। जब माया रानी ने ही खुद अपना हाल तुमसे छिपाया तो मैं क्यों कहूं? अच्छा, माया रानी आवे तो कह देना कि श्यामलाल आया था और कह गया है कि मैंने लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह का बंदोबस्त कर लिया है। अब तू बेफिक्र होकर बैठ और जहां तक हो सके मुझसे जल्द मिल। लेकिन अफसोस तो ये है कि इस मकान में रहने वाले आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और माया रानी को यहां आने का मौका ही न मिलेगा। तब मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कह रहा हूं? अच्छा खैर, जाने दो। जहां तक हो जल्द भागकर तुम अपनी जान बचाओ और जो कुछ दौलत यहां से निकाल कर ले जा सको लेती जाओ। लो, अब मैं जाता हूं। नागर, सुनो सुनो, वो चिट्ठी जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे, सो तो दिखा दो और इसके बाद मेरी एक बात का जवाब देकर तब जाओ। श्यामलाल कुछ सोचकर और नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर, खैर लो, तुम ही पढ़ लो। देखो तो सही अपनी साली की खातिर से कैसे खुशबूदार अतरों से बसी हुई चिट्ठी तैयार करके मैं लाया था। अच्छा, कोई हर्ज नहीं, किसी जमाने में तुम भी मुझे खुश कर चुकी हो। इसके पढ़ने से आने वाली आफत का पूरा पूरा हाल मिल जाएगा। मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख लाया था कि शायद किसी सबब से मैं स्वयं माया रानी से न मिल सकूंगा, तो ये चिट्ठी भेजकर उसे आने वाली आफत से होशियार कर दूंगा और फिर वो स्वयं मुझसे मिल लेगी। मगर अफसोस, उससे तो मुलाकात ही न हुई। खैर, इस चिट्ठी को पढ़ो, मगर बैठ जाओ और मुझे भी बैठने के लिए कहो, क्योंकि मैं खड़ा खड़ा थक गया हूं। नागर ने अपने हाथ में चिट्ठी लेकर श्यामलाल को बैठने के लिए कहा और खुद भी उसी जगह बैठकर लिफाफा खोला। लिफाफे और चिट्ठी का कागज खुशबूदार चीजों से ऐसा बसा हुआ था कि लिफाफा हाथ में लेने और खोलने के साथ ही नागर का जी खुश हो गया। ऐसी मीठी और भली खुशबू उसके दिमाग में शायद आज तक न पहुंची होगी। चिट्ठी पढ़ने के पहले ही उसने कई दफे उसे सूंघा और आंखें बंद करके वाह वाह कहने लगी। मगर उस खुशबू का काम केवल इतना ही न था
कि दिल और दिमाग को खुश करे, बल्कि उसमें मजेदार और आनंद देने वाली बेहोशी पैदा करने का भी गुण था। इसलिए चिट्ठी पढ़ने के पहले ही नागर के दिमाग की ताकत, जिससे चेतना और विचार शक्ति का संबंध है, बिल्कुल जाती रही और वो बेहोश होकर दीवार के साथ उठ गई। उसकी ये हालत देखकर श्यामलाल आगे बढ़ा और पास जाकर बिना कुछ सोचे विचारे उसकी अंगुली से वो अंगूठी निकाल ली जो तिलिस्मी खंजर के जोड़ की और मामूली तौर पर बिल्कुल सादी थी। अंगूठी लेकर श्यामलाल ने मुंह में रख ली और उसी रंग की दूसरी अंगूठी अपनी जेब से निकालकर नागर की उंगली में पहना दी। इसके बाद अपनी कमर से एक खंजर निकाला जो चपकन और अबा के अंदर छिपा हुआ था। ये खंजर नागर की कमर में खोंसा और उसकी कमर से तिलिस्मी खंजर लेकर अपनी कमर में चपकन के अंदर छिपा लिया। श्यामलाल ये दोनों चीजें निस्संदेह इसी काम के लिए तैयार करके ले आया था, क्योंकि वो खंजर और अंगूठी ठीक तिलिस्मी खंजर और अंगूठी के रंग ढंग के ही थे। बहुत गौर करने पर भी किसी तरह का शक नहीं हो सकता था। खंजर और अंगूठी बदल लेने के बाद श्यामलाल ने वो खुशबूदार चिट्ठी भी नागर के हाथ से ले ली और उसके बदले में उसी तरह की दूसरी चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। इस चिट्ठी में से भी उसी तरह की खुशबू आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि उसकी खुशबू बेहोशी पैदा करने वाली थी और इसकी खुशबू बेहोशी दूर करने की ताकत रखती थी, अर्थात लखलखे का काम देती थी। इस काम से छुट्टी पाकर श्यामलाल पीछे हटा और अपने ठिकाने बैठकर नागर के चैतन्य होने की राह देखने लगा। थोड़ी ही देर में नागर चैतन्य हो गई और आंखें खोलकर श्यामलाल की तरफ देख और उस चिट्ठी को पुनः सूंघ कर बोली, बेशक खुशबू बहुत ही अच्छी और प्रिय मालूम होती है, मगर मुझे क्या हो गया था? क्या मैं बेहोश हो गई थी? श्यामलाल हंसकर, वाह क्या खूब! केवल एक दफे आंख बंद करके खोल देने का ही अर्थ अगर बेहोशी है तो बस हो चुका, क्योंकि मेरी समझ में तुमने 4 पल से ज्यादा देर तक आंख बंद नहीं की, सो भी इस खुशबू से पैदा हुई मस्ती के सबब था। नागर मुस्कुराकर, अगर तुम माया रानी के बहनोई न होते तो मैं कुछ कह बैठती, क्योंकि ऐसे समय में जबकि जान बचाने की फिक्र पड़ रही है, जैसा कि तुम स्वयं कह रहे हो, तो इस तरह की दिल लगी अच्छी नहीं मालूम पड़ती। अच्छा, अब मैं इस चिट्ठी को पढ़कर देखती हूं कि तुमने क्या लिखा है। चिट्ठी को पढ़कर, वाह वाह, इसका मतलब तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। मालूम होता है कि बहुत सी पहेलियां लिख कर रखी हुई हैं। श्यामलाल, बस बस, अब मुझे और भी निश्चय हो गया कि माया रानी तुम लोगों से मुंह देखी मोहब्बत रखती है, क्योंकि अगर वो तुम लोगों की कदर करती तो अपना भेद जरूर कहती, और अपना भेद कहती तो इस चिट्ठी का मतलब भी तुम जरूर समझ जाती। मगर उसने अदना से अदना भेद भी छिपा रखा, जिसके बताने में कोई हानि न थी। नागर, ठीक है, मुझे भी यही विश्वास होता है, मगर जब मुझ पर दया करके ये कह रहे हो कि जल्दी यहां से भागकर अपनी जान बचाओ, तो कृपा कर इसका सबब भी बता दो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सूझता कि मैं भागकर कहाँ जाऊं और इस जायदाद के बचाने का क्या उद्योग करूं। श्यामलाल, इसका जवाब मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कोई तरकीब बताऊंगा या अपने साथ चलने के लिए कहूंगा तो तुम्हें मुझ पर अविश्वास होगा, क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद मुझे आज देख रही हो, सो भी ऐसे समय में जब तुम्हारा दिल राजकीय विषयों की उलझन में हद से ज्यादा उलझा हुआ है। परंतु इतना कह देने में मेरी कोई हानि भी नहीं है कि राजा गोपाल सिंह के लिखे बमुजिब काशीराज इस मकान को अपने कब्जे में कर लेने के बाद यहाँ के रहने वालों को कैद कर लेंगे। गोपाल सिंह ने सुना था कि माया रानी इस मकान में टिकी हुई है, इसलिए ये कार्रवाई और भी जोर के साथ की गई। मगर इतनी खैरियत है कि अभी तक वो आदमी इस शहर में नहीं पहुंचा जिसे राजा गोपाल सिंह ने चिट्ठी देकर काशीराज के पास भेजा था। हाँ, आशा है कि सवेरा होते होते वो शहर में आ पहुंचेगा। कुछ सोचकर, क्या करें, आज तुम्हें देखकर तुम्हारी मोहब्बत फिर से नई हो गई। खैर, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद इस समय भी कर सकूंगा। नागर, अगर इस समय तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और जो कुछ तुम कहोगे वही करूंगी। श्यामलाल, अच्छा, तो अब मैं बयान करता हूं कि इस समय तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। सुनो और अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो। मैं उस आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूं जो गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर काशीराज के पास आ रहा है। मुझसे उसकी बहुत दिनों की जान पहचान है। मैं उम्मीद करता हूं कि सवेरा होते ही वो आदमी बरना के किनारे आ पहुंचेगा।
यदि वो किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए तो बेशक कई दिनों तक तुम्हें सोचने विचारने का मौका मिलेगा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह कई दिनों तक बैठी राह देखेंगे कि हमारा आदमी पत्र का जवाब लेकर अब आता होगा। नागर: बात तो बहुत अच्छी है, क्या तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? श्यामलाल हंसकर: वाह वाह वाह, कहते शर्म तो नहीं आती। हाँ, इतना कर सकता हूं कि तुम थोड़े से सिपाही अपने साथ लेकर इस समय मेरे साथ चलो और शहर के बाहर होकर रास्ता रोक बैठो। जब वो आदमी आवेगा तो मैं इशारे से बता दूंगा कि यही है, फिर जो तुम्हारे जी में आवे करना, मगर मैं उसका सामना न करूंगा, क्योंकि अभी कह चुका हूं कि मेरी उसकी जान पहचान बहुत पुरानी है। नागर: जब तुम मुझ पर कृपा करके इतना काम कर सकते हो तो मेरे जाने की क्या जरूरत है? मैं थोड़े से सिपाही तुम्हारे साथ कर देती हूं, समय पड़ने पर तुम। श्यामलाल: बस बस बस, अब मत बोलो। मैं समझ गया कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। मैं खुद गर्जों का साथ देना उचित नहीं समझता। केवल तुम्हारे ही बारे में नहीं, बल्कि माया रानी के बारे में भी, जो मेरी साली होती है, मेरा यही ख्याल है कि वो परले सिरे की खुद गर्ज है। दूसरे को फंसाकर अपना काम निकालना और आप अलग रहना खूब जानती है, मगर मैं क्या करूं? अपनी स्त्री से लाचार हूं, जो मुझसे भी ज्यादा माया रानी के साथ मोहब्बत रखती है, और मैं उसे जान से ज्यादा चाहता हूं। श्यामलाल की बातचीत कुछ अजब ढंग की थी, जिसमें हर जगह से सच्चाई की बू पाई जाती थी। बात करने के समय वो अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को ऐसा दुरुस्त रखता था कि होशियार से होशियार आदमी को भी उस पर किसी प्रकार का शक नहीं हो सकता था। नागर को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया और वो इस उम्मीद पर कि राजा गोपाल सिंह के भेजे हुए आदमी को अवश्य गिरफ्तार कर लेगी, अपने साथ केवल थोड़े सिपाहियों को लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसने अपनी कमर से लटकते हुए तिलिस्मी खंजर पर पुनः गंभीर निगाह डाली, मानो अपने सिपाहियों से ज्यादा उस खंजर पर भरोसा रखती है, मगर उसे इस बात का गुमान भी न था कि वो खंजर बड़ी खूबी के साथ बदल दिया गया है। नागर ने अपनी समझ में श्यामलाल को बहुत कुछ कह सुनकर मदद के लिए राजी किया और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने श्यामलाल से आधी घड़ी की छुट्टी ली और उस कोठरी के अंदर चली गई, जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। आधी घड़ी के बाद वो बाहर आई और श्यामलाल से बोली, अब मैं हर तरह से तैयार हो गई, आप चलिए। इस समय भी नागर उसी पोशाक में थी जिसमें घड़ी भर पहले देखी गई थी। फर्क इतना ही था कि एक चादर उसके हाथ में थी, जिसे फाटक के बाहर होते ही अपने को सिर से पैर तक ढांक लेने की नीयत से वो अपने साथ लाई थी। श्यामलाल को साथ लिए हुए नागर नीचे उतरी और चक्कर खाती हुई सदर फाटक के पास पहुंची। यहां उसने स्याह चादर में अपने को छिपा लिया और फाटक के बाहर रवाना हुई। श्यामलाल ने इस समय मामूली पहरा देने वाले सिपाहियों के अतिरिक्त 8 सिपाही हरबों से दुरुस्त वहां मौजूद पाए, जो फाटक के बाहर होते ही नागर और श्यामलाल के पीछे पीछे रवाना हुए। नागर को इसके लिए कुछ कहने की जरूरत न पड़ी, जिससे श्यामलाल समझ गया कि आधी घड़ी की छुट्टी में नागर ने ये इंतजाम किया है। ये 10 आदमी गंगा के किनारे उतरे और वहां से तेजी के साथ काशी के छोर पर बहने वाली बरना नदी की तरफ रवाना होकर आधे घंटे से कुछ ज्यादा देर में वहां जा पहुंचे। इस समय रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी और चंद्रदेव उदय हो रहे थे। बरना नदी पार करने के लिए नदी से 20 गज ऊंचा एक मजबूत पुल बना हुआ था। इस पुल के दोनों बगल मुसाफिरों के आराम के लिए 12 दालान बने हुए थे और उसी जगह से पुल के नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई थीं। ये 10 आदमी जब उस पर पहुंचे तो नागर ने श्यामलाल से पूछा, कहिए इसी पार ठहरने का इरादा है या उस पार चलकर? जिसके जवाब में श्यामलाल ने कहा, बिना उस पार गए ठीक न होगा। अब ये लोग पुल के उस पार रवाना हुए, मगर आधी दूर से ज्यादा न गए होंगे कि सामने से आते हुए 2 घोड़ों की आहट मिलने लगी, जिसे सुनते ही श्यामलाल ने कहा, लीजिए, हम लोगों को ज्यादा ठहरना न पड़ा। निस्संदेह ये वे ही सवार हैं जिन्हें हम लोग गिरफ्तार किया चाहते हैं। बस अब जल्दी करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि ये लोग तेजी के साथ निकल जाएं, क्योंकि ये घोड़ों पर सवार हैं और हम लोग पैदल। नागर ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया, जिसे वो तिलिस्मी समझे हुए थी, और इसके बाद अपने आदमियों की तरफ देख के बोली, देखो, ये सवार जाने न पावें, इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग आए हैं। बात की बात में वे दोनों सवार पास आ गए। नागर के सिपाही म्यान से तलवार निकालकर खड़े हो गए और ललकार कर बोले, खबरदार, आगे मत बढ़ना। मगर इतने में ही मालूम हुआ कि पीछे की तरफ से भी कई आदमी दौड़े आ रहे हैं।
उस समय नागर घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब यहां से बचकर निकल जाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से घिर गए। हाँ, तिलिस्मी खंजर की बदौलत अलबत्ते बच सकते हैं। नागर ने तिलिस्मी खंजर का, जो वास्तव में असली न था, कब्जा दबाया, मगर किसी तरह की चमक पैदा न हुई। तब उसने फिर कर श्यामलाल की तरफ देखा, मगर उसे कहीं न पाया। अब उसके ताज्जुब की हद न रही और घबराहट के मारे वो ऐसी बौखला गई कि थोड़ी देर तक तन बदन की भी सुध जाती रही। इस बीच में वे आदमी भी जो पीछे से आ रहे थे आ पहुंचे और नागर के सिपाहियों पर टूट पड़े। वे लोग भी गिनती में उतने ही थे जितने नागर के सिपाही थे, मगर नागर के सिपाही इतने दिलावर और मजबूत न थे कि उन आठों के मुकाबले में ठहर सकते। नागर डर के मारे चिल्लाकर एक किनारे हट गई और भागना चाहती थी, मगर मौका न मिला। वे दोनों सवार नागर की आवाज सुनकर पहचान गए कि वो औरत है। एक ने घोड़े से उतरकर उसे गोद में उठा लिया और उसके हाथ से खंजर छीनकर उसे दूसरे सवार के आगे बैठा दिया। इसके बाद खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसने ऊंची आवाज में न मालूम किससे कहा, यहां केवल एक नागर ही औरत है या और भी कोई औरत है? इसके जवाब में किसी ने कुछ दूर से पुकार कर कहा, अगर कोई औरत हाथ आ गई तो ले भागो और समझो कि यही नागर है। इस जवाब को नागर ने भी सुना और पहचान गई कि यह श्यामलाल की आवाज है। अपने सवाल का जवाब पाते ही वे सवार उत्तर की तरफ रवाना हो गए। इस समय चंद्रदेव पूरी तरह से निकलकर अपनी सफेद चांदनी चारों तरफ फैला रहे थे। नागर के सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि नागर गिरफ्तार कर ली गई तो उनकी ताकत और भी जाती रही। दो सिपाही तो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी 6 अपनी जान लेकर भागे। उस समय श्यामलाल भी आकर उन आठों बहादुरों के पास खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देख के बोला, शाबाश, तुम लोगों ने अपना काम बड़ी खूबी के साथ पूरा किया। मैं बहुत खुश हूं। अब बताओ मेरे लिए घोड़ा कहाँ है? श्यामलाल को देखते ही उन लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और एक ये कहकर उत्तर की तरफ बढ़ा कि ठहरिए, मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और जब वो आदमी घोड़ा लेकर आ गया तो श्यामलाल घोड़े पर सवार हो गया तथा उन आठों से बोला, अच्छा, अब तुम लोग रमापुर जाओ, मैं अपना काम करके तुमसे मिलूंगा। श्यामलाल भी उत्तर की तरफ रवाना हुआ और पुल के पार होकर उसने अपने घोड़े को तेज किया। जब लगभग 1 कोस के गया तो देखा कि वे दोनों सवार जो नागर को उठा लाए थे सड़क पर खड़े हैं। उन लोगों को देखकर श्यामलाल ने कहा, शाबाश मेरे दोस्तों, तुम लोगों की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। अच्छा, अब यहां ठहरने का मौका नहीं है, चले चलो। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।